सो हेलो गाइस, स्टार्ट कर रहे हैं अभी बैंकिंग का यूनिट यूजीसी नेट पेपर टू कॉमर्स जून 26 के लिए। ठीक है। जून 26 में नेट चाहिए तो चाहिए। तो यूनिट हम लोग का बैंकिंग बैंकिंग बात करता है ऑब्वियसली बैंक के बारे में। ठीक है। और साथ में बात करता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में। ठीक है। ये रिवीजन नोट से कोशिश करेंगे कि 1 घंटे में हमको यूनिट अच्छे से रिवाइज हो जाए। तो सबसे पहले बेसिक नॉलेज कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, जो कि स्टैब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935। ठीक है। और ये किसके अंडर में स्टैब्लिश हुआ था? तो ये इम्पोर्टेंट है, हिल्टन यंग कमीशन या फिर इसको रॉयल कमीशन भी बोलते हैं। ठीक है। हिल्टन यंग कमीशन या फिर इसको रॉयल कमीशन भी बोलते हैं। हिल्टन यंग कमीशन या फिर रॉयल कमीशन। तो आरबीआई एक्ट जो पास हुआ था वो हुआ था 1934 में। ठीक है। और 1 अप्रैल 1935 को ये स्टेब्लिश हो गया। और सबसे पहले ये था प्राइवेटली ओन्ड बैंक 1935 के समय में। ठीक है। और उसका हेडक्वार्टर जो है उस समय कलकत्ता में था, और अभी सबको जानते हैं मुंबई में है। ठीक है। और 1 जनवरी 1949, 1 जैन 1949 को गवर्नमेंट के द्वारा इसको टेक ओवर कर लिया गया, नेशनलाइज कर दिया गया। ठीक है। और स्टैब्लिश का जो डेट है 1 अप्रैल 1935। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आरबीआई का थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन था, आगे हम लोग डिटेल्स में और भी पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे याद रखना है कि हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा किया गया था, या फिर रॉयल कमीशन। एक्ट पास हुआ था 1934 को। 1 अप्रैल 1935 को एस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका। और 1 जैन 1949 को गवर्नमेंट के द्वारा इसको टेक ओवर कर दिया गया, नेशनलाइज कर दिया गया। पॉलिसीज़ की बात करेंगे। पॉलिसी यहाँ पर दो टाइप की है हमारे देश में। पहला फिजिकल पॉलिसी, दूसरा मॉनेटरी पॉलिसी। तो फिजिकल पॉलिसी में जो गवर्नमेंट रेवेन्यू और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का बात किया जाता है कि कितना गवर्नमेंट खर्च कर रहा है और कितना गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है। मॉनेटरी पॉलिसी जो है ये आरबीआई के द्वारा निर्धारित किया जाता है, जो साल में 6 बार ये पॉलिसी अपडेट होती है। ठीक है। मतलब हर 2 महीने में एक बार जो है उसका अपडेटेशन होता है मॉनेटरी पॉलिसी में बाय आरबीआई। तो मॉनेटरी पॉलिसी बैंक से रिलेटेड है, आरबीआई से रिलेटेड है। आरबीआई का यहाँ पर कुछ सब्सिडियरीज हैं जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, कि आरबीआई का सब्सिडियरी में 1 2 3 4 5, मेजरली 5 सब्सिडियरीज है आरबीआई की। सबसे पहले BRBN MPL, जिसका मतलब है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रम प्राइवेट लिमिटेड। BRBN MPL, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, जो स्टैब्लिश किया गया था आरबीआई के द्वारा। ठीक है। 3 फरवरी 1995 को। और इसका काम है नोट छापने का और सिक्के बनाने का। ठीक है। नोट छापने का काम है और सिक्के बनाने का काम है BRBN MPL के द्वारा। ठीक है। MPL IPL याद रखने का ट्रिक। ठीक है। DICGC। ठीक है। DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया स्टैब्लिश हुआ था 15 जुलाई 1978 को। और ये क्या करता है? इंश्योरेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, अप टू 5 लाख रुपए तक ये इंश्योरेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, आरबीआई का सब्सिडरी है। थर्ड है रेबिट, REBIT, रिजर्व बैंक ऑफ इंफॉर्मेशन, सॉरी रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन प्राइवेट लिमिटेड स्टैब्लिश हुआ था 2016 में। और आरबीआई का जो साइबर सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजिकल एडवाइस जो देता है वो यही देता है, रेबिट। इफ्टास, IFTS, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज। इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज ये टेक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, टेक्नोलॉजिकल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है आरबीआई को। एंड फिफ्थ है RBIH, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। ठीक है। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब ये एक सेक्शन 8 कंपनी है, नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए। और ये प्रमोट करता है किसको? इनोवेशन एक्सेस इन फाइनेंशियल सेक्टर को। आरबीआई वंस ऑल्सो एक्टेड एज बर्माज एंड पाकिस्तान सेंट्रल बैंक। एक समय की बात है जब आरबीआई बर्मा, मतलब आज का म्यांमार, और पाकिस्तान दोनों के लिए भी कभी सेंट्रल बैंक हुआ करता था, बट अभी ये सिर्फ इंडिया का ही है। आरबीआई का एक एसोसिएट कंपनी भी है, या एसोसिएट है, NCFE, नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन।
नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन, नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन जो प्रमोट करता है फाइनेंशियल लिटरेसी को, प्रमोट करता है फाइनेंशियल लिटरेसी को। ठीक है, और आरबीआई जो है कभी भी टैक्स पे नहीं करता, आरबीआई नेवर पे टैक्स, बिकॉज इसका कारण ये है कि आरबीआई अपना सारा जो इनकम है वो ट्रांसफ़र कर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, इसलिए उसको कोई टैक्स देने का आवश्यकता है नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, व्हाट आर द important and necessary instruments ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी अभी हम लोग पढ़े कि जो आरबीआई निर्धारित करता है जो बैंक से रिलेटेड होता है। तो बेसिकली इंस्ट्रूमेंट्स का बात करते हैं, या दो टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वालिटेटिव में आ जाता है मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, मोरल सुएशन। क्वांटिटेटिव में फिर दो टाइप है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट में आ जाता है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर, रिफाइनेंस फैसिलिटी, ये सबको पढ़ेंगे अभी डिटेल में। इनडायरेक्ट में आ जाता है रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, बैंक रेट, एमएसएफ, बेस रेट, एमसीएलआर, ओएमओ, एमएसएस, एलएफ। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में जो मॉनेटरी पॉलिसी है, यूज़ ऑफ मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स, वो मॉनेटरी पॉलिसी में डिसाइड होता है कि मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट जितना भी हम लोग डिस्कस किए वो सबका यूसेज कैसे होगा। क्योंकि एक देश का जब जीडीपी ऊपर जाता है तो इन्फ्लेशन घटता है, एंड वाइस वर्सा, जब जीडीपी नीचे जाता है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है। ठीक है, तो एक देश का जीडीपी जब ऊपर जाता है तो इन्फ्लेशन डिक्रीज होता है। एमपीसी में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर है। 6 मेंबर कमेटी चेयर्ड बाय आरबीआई गवर्नर, जिसका चेयरमैन होता है वो आरबीआई का गवर्नर होता है। इन्फ्लेशन टारगेट इन लोग का वंस इन 5 ईयर। ठीक है, कि एक सर्टेन लिमिट तक ले जाने का कोशिश किया जाता है 5 साल में एक बार। गवर्नेंस, आरबीआई अफेयर्स गवर्न बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल बोर्ड फॉर 4 ईयर्स। ठीक है, आरबीआई का जो अफेयर है वो गवर्न या देख रेख किया जाता है, उसका गवर्नेंस का देखभाल किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेंट्रल बोर्ड के द्वारा फॉर 4 ईयर्स, हर 4 साल में। ठीक है, वो बोर्ड के मेंबर्स चेंज होते होंगे लेकिन 4 साल में, 4 साल तक फिक्स होता है, उसके बाद फिर एज पर दिस सिचुएशन वो बोर्ड चेंज हो सकता है। बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन, जिसको बीएफएस भी बोलते हैं, बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन, जो सुपरवाइजरी फंक्शन प्ले करता है आरबीआई के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं थोड़ा इंस्ट्रूमेंट और मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में कि क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है मॉनेटरी पॉलिसी का। तो सीआरआर, सीआरआर मतलब एक तो सबसे पहली बात ये फॉर ऑल कमर्शियल बैंक है। ठीक है, एज पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में जितने भी कमर्शियल बैंक हैं उनको सीआरआर और एसएलआर जो है मेंटेन करके रखना पड़ेगा। सीआरआर का फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर का फुल फॉर्म होता है स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो या लिक्विडिटी रेशियो। तो अब समझते पहले सीआरआर को। इफ़ कोई डिपॉजिट 10,000 इन कमर्शियल, अगर कोई डिपॉजिट करता है एक बैंक में 10,000 रुपया का, ठीक है, कमर्शियल बैंक में, तो आरबीआई का ये नॉर्म्स है कि 3%, उस 10,000 का 3% जो है वो रखना पड़ेगा टू आरबीआई, मतलब आरबीआई के लिए रखना पड़ेगा वो। तो यहाँ 10,000 का 3% हो गया 300 रुपये। मतलब अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई पर्सन 10,000 का डिपॉजिट कर रहा है कमर्शियल बैंक में, तो उसमें से 3% तो पहले ही आरबीआई के लिए सेव हो जाता है। नेक्स्ट है एसएलआर, एसएलआर का फुल फॉर्म स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। लेट मी कंफर्म वंस वेदर आई एम राइट और रॉन्ग कि इसका फुल फॉर्म यही है। हम्म, ठीक है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक ही था, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, तो सीआरआर में आरबीआई के लिए 3%, ये जो 3% है और यहाँ जो 18% है, ये अभी हाल फिलहाल का रेट है, ये समय समय के साथ साथ चेंज हो सकता है। तो इसमें से तो 3% मतलब जो रेशियो जो पोर्शन आरबीआई के लिए रखा गया है वो सीआरआर। और एसएलआर में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल वो जो आदमी 10,000 डिपॉजिट किया था, 3% तो चला गया आरबीआई के लिए,
फिर जो 18% है वो 10,000 का वो फ्यूचर पर्पस के लिए कैश या गोल्ड का फॉर्म में रख दिया जाता है। ठीक है, फ्यूचर क्लैमिटीज़ या फ्यूचर डिजास्टर्स को हैंडल करने के लिए जो भी डिपॉजिट किया जा रहा है उसका 18% रख दिया जाएगा इन फॉर्म ऑफ कैश, आइदर इन कैश और इन गोल्ड। तो 10,000 का 18% होता है 1800 रुपये। तो टोटल जो, अब बैंक का सिस्टम क्या है कि बैंक एक नॉर्मल इंसान से डिपॉजिट लेता है, फिर वो पैसा को एज ए लोन ग्रांट करता है। तो टोटल अगर 10,000 कोई डिपॉजिट कर रहा है तो उसमें से तो 300 चला गया सीआरआर का, 1800 चला गया एसएलआर का, तो 7,900 रुपया ही वो सिर्फ ग्रांट कर सकता है एज लोन टू अदर कस्टमर्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव बैंक। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि 10,000 डिपॉजिट कर रहा तो 10,000 ही चला जाता है लोन में, नहीं, उसमें से ये कट कुट के 7,900 लोन के रूप में ग्रांटेड हो जाता है। ये जितने भी रेट्स है वो मैनेज किया जाता है आरबीआई के द्वारा। सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया। नेक्स्ट है बैंक रेट, लॉन्ग टर्म लेंडिंग बाय आरबीआई। ठीक है, बैंक रेट मतलब ऐसा रेट जिसपे आरबीआई लेंड करता है, आरबीआई मनी प्रोवाइड करता है, या उस पैसे मतलब आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसा दे रहा है, नो कोलाट्रल, ठीक है, कोई भी गिरवी वगैरह के रूप में नहीं है, और इसमें एक हायर रेट होता है, जैसे अभी का रेट है 5.5%। रेपो रेट में मतलब शॉर्ट टर्म लेंडिंग बाय आरबीआई, जब लॉन्ग टर्म लेंड कर रहा है आरबीआई, आरबीआई जब लॉन्ग टर्म के लिए पैसा दे रहा है बैंक को तो वो बैंक रेट हो जाएगा। शॉर्ट टर्म के लिए जब आरबीआई पैसा पे कर रहा है शॉर्ट टर्म के लिए तो फिर उसको रेपो रेट बोलेंगे, और इसमें कोलाट्रल हो सकता है, इसका रेट लो होता है जो है 5.25, ऊपर वाला से कम है। ठीक है, तो आरबीआई कमर्शियल बैंक को जब पैसा दे रहा है तो उसको बैंक रेट एंड रेपो रेट बोलेंगे। ठीक है, बैंक रेट हो गया लॉन्ग टर्म और रेपो रेट हो गया शॉर्ट टर्म। ठीक है, ये हो गया लॉन्ग टर्म के लिए और ये हो गया शॉर्ट टर्म के लिए। एक और कंसेप्ट आता है रेपो रेट के बाद, रिजर्व रिवर्स रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, जिसमें क्या होता है कमर्शियल बैंक जो है वो डिपॉजिट करता है आरबीआई को, जिसका अभी करेंटली रेट है 3.35%। ठीक है, और इसमें से जो लेंड कर रहा है तो इसका मतलब कि ब्याज मिलेगा, है ना, ये ब्याज का ही रेट है 3.35 जो ब्याज मिलता है जो लेंड कर रहा है बैंक, मतलब ये कमर्शियल बैंक को। नेक्स्ट जो टॉपिक है ओपन मार्केट ऑपरेशंस ओमो, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एलएफ लैब। ठीक है, तो ये होता क्या है, तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस इसको डिस्कस करते हैं बेसिस के ऊपर। तो पहला बेसिस है टूल टाइप, तो ये एक लॉन्ग टर्म टूल है ओमो, ओपन मार्केट ऑपरेशन एक लॉन्ग टर्म टूल है और एक स्ट्रक्चरल टूल है। ऑन दी अदर हैंड लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी शॉर्ट टर्म टूल है और डेली लिक्विडिटी टूल है। ठीक है, ये डेली बेसिस के लिए काम आता है। ऑब्जेक्टिव क्या है ओमो का कि आरबीआई बाय या सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट, जब आरबीआई खरीदता बेचता गवर्नमेंट सेल को तो वो ओपन मार्केट के थ्रू खरीद बेच सकता है। और एलएएफ का क्या है ऑब्जेक्टिव कि आरबीआई गिव्स या रिसीव मनी वाया रिवर्स रेपो रेट या फिर रेपो रेट, मतलब यहाँ पर खाली बाय बाय एंड सेल मतलब दोनों फंक्शन कर रहा है, यहाँ पर खाली गिव रिसीव मतलब दे भी सकता है ले भी सकता है, यहाँ बाय सेल का बात है, यहाँ पर गिव रिसीव का बात है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, और यहाँ पर ओपन मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदने बेचने का बात है। काउंटर पार्टी बैंक प्राइमरी डीलर्स ये सब के पार्टीज होते हैं, और लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का जो पार्टी है वो सिर्फ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है। नेक्स्ट है हम लोग का जो टॉपिक मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, एमएसएस, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, इसका मतलब होता है फॉर मॉनिटरी मैनेजमेंट। ठीक है, मॉनिटरी मैनेज करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, इस स्कीम को, जो कि इंट्रोड्यूस हुआ था 2004 में। इफ़ एक्सेस मनी सप्लाई इन इकोनॉमी, अगर एक इकोनॉमी में ज़्यादा मनी सप्लाई हो जा रहा है तो ये क्या हेल्प करता है, हेल्प टू विड्रॉ द एक्सेस मनी। ठीक है, उस एक्सेस मनी को मतलब ज़्यादा अमाउंट को विड्रॉ करने का काम करता है। रेफर एज स्टरलाइजेशन। ठीक है, तो ये टर्म है इसका मतलब हो गया कि जो एक्सेस मनी है, एक्सेस मनी को विड्रॉ करने का काम कर रहा है।
इट इज़ ओनली सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। यहाँ पर सिर्फ एक ही फंक्शन प्ले होता है, सेलिंग, बेचने का, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेचने का। तो ये स्टरलाइजेशन करता है, मतलब कुछ एक्सेस ना हो, ठीक है, मतलब मोर देन नहीं हो, हमेशा इक्वल टू में चले। क्वांटिटेटिव टूल्स में जो इंपॉर्टेंट था डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे क्वालिटेटिव टूल्स पर। कलर अच्छा नहीं लग रहा है, येलो वाला देखो, ठीक है। क्वालिटेटिव टूल्स तो मार्जिन रिक्वायरमेंट, क्रेडिट कंट्रोल। मार्जिन रिक्वायरमेंट का एक एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल जो एक कार है वो 10 लाख का है, ठीक है, और लोन लिए हैं हम 9 लाख का, और डाउन पेमेंट किए है 1 लाख का। जो खुद से जो यहाँ पर डाउन पेमेंट हो रहा है वही मार्जिन रिक्वायरमेंट है। ये एक ऐसा अमाउंट जो रिक्वायर तो है ही, ठीक है, मतलब उसको तो पे करना ही पड़ेगा, तो वो हो जाएगा मार्जिन रिक्वायरमेंट। क्रेडिट कंट्रोल, इसमें तीन चीज़ आता है, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल और टर्शरी या फिर थर्ड लेवल। तो बैंक क्या करता है, जो फार्मर वगैरह होता है उनको क्रेडिट कंट्रोल में 20% तक में सबसे ज़्यादा छूट है। इंडस्ट्री के लिए 50%, छूट नहीं, मतलब जो क्रेडिट कंट्रोल का सिस्टम है, रिलैक्सेशन बोल सकते हैं कि फार्मर को 20%, इंडस्ट्री को 50% और सर्विस को 30%। ये क्या हो गया? 50 में पता नहीं थोड़ा सा कुछ इश्यू हो गया, इसलिए यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं। खैर, क्रेडिट कंट्रोल तक तो हम लोग का हो गया। नेक्स्ट जो टॉपिक है हाउसिंग, नेशनल हाउसिंग बैंक, एनएचबी। नेशनल हाउसिंग बैंक एनएचबी जो स्टैब्लिश हुआ था 9 जुलाई 1988 को हुआ था, ठीक है। और जो एक्ट बना था वो 1987 को ही बन गया था। वन से आरबीआई सब्सिडियरी, नाउ फुल्ली ओन्ड बाय गवर्नमेंट। एक समय पर आरबीआई का सब्सिडियरी था, बट अभी जो है वो फुल्ली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्रमोट ए साउंड, वेल्दी, हेल्दी, वाइबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव हाउसिंग फाइनेंस, ठीक है, जो एक वेल्दी, एक साउंड सिस्टम और कॉस्ट इफेक्टिव फाइनेंस का हाउस के रूप में ये काम करता है। इसका ये मेन ऑब्जेक्टिव है। डिस्कस कर लेते हैं सम फंक्शंस ऑफ आरबीआई विच इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जामिनेशन। तो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ आरबीआई? यहाँ पर बारिश हो रहा है, बारिश में क्लास चल रहा है। फंक्शंस ऑफ आरबीआई, तो फॉर्मुलेट, इम्प्लीमेंट, मॉनिटर मॉनिटरी पॉलिसी, ठीक है, फॉर्मुलेट करना, इम्प्लीमेंट करना, मॉनिटर करना मॉनिटरी पॉलिसी को। पहला मेजर फंक्शन मॉनिटरी अथॉरिटी, ठीक है। मॉनिटरी अथॉरिटी का भी जो फंक्शन वो प्ले करता है, सबसे बड़ा फंक्शन है ये जो आरबीआई प्ले करता है। ऑब्जेक्टिव है मेंटेन प्राइस सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, इसका रेट है 4 से 6%। प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, सॉरी स्टेबिलिटी है वो, प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, जो कि अभी मेंटेन करने का जो दर है, रेट है, वो 4% से 6% का बीच में। नेक्स्ट रेगुलेटर है सुपरवाइजर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है, रेगुलेटर है, सुपरवाइजर है फाइनेंशियल सिस्टम का। थर्ड है मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज को भी मैनेज करता है। इशूअर ऑफ करेंसी, करेंसी भी इशू करता है। डेवलपमेंट का रोल भी है, रेगुलेटर, सुपरवाइजर, पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम को भी ये फंक्शन प्ले करता है आरबीआई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम लोग का बेसल नॉर्म्स, ठीक है, BASEL, थोड़ा सा कट गया है, NORMS, ठीक है। बेसल नॉर्म्स होता है कि एक्चुअली ये जो है रिस्क मैनेज करने का एक तरीका है, ठीक है। कौन कौन सा रिस्क आता है इसमें? क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, मार्केट रिस्क, सिस्टमेटिक रिस्क, बिजनेस रिस्क, रेपुटेशन रिस्क, ठीक है। और ग्लोबल बैंकिंग स्टैंडर्ड जो है ये पूरा इशू किया गया है BCBS के द्वारा, ठीक है। तो बेसल नॉर्म्स जो एक्चुअली काम करता है एक कमेटी के द्वारा, वो कमेटी है BCBS, बेस कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। तो बेसल नॉर्म्स का मतलब ये है कि ग्लोबल बैंकिंग स्टैंडर्ड्स डील्स विथ क्रेडिट रिस्क, ये तीन तरह का रिस्क के साथ काम करता है, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क। और इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशन इशूड बाय BCBS, ठीक है। तो ग्लोबल बैंकिंग स्टैंडर्ड भी है,
और इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशन भी है जो इशू किया गया अगेन बीसीबीएस के द्वारा। तो बीसीबीएस को थोड़ा जान लेते हैं। बीसीबीएस कमेटी ऑफ सेंट्रल बैंक, ठीक है, कमेटी ऑफ सेंट्रल बैंक्स ऑफ G10 कंट्रीज। तो ये एक कमेटी है सेंट्रल बैंकों का जो G10 कंट्री है, जिसमें जो आता है बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, नेदरलैंड, स्वीडन, यूके एंड यूएस, और कभी स्विट्जरलैंड भी इसका पार्ट हुआ करता था। फॉर्म हुआ था 1974 में। किस लिए ये फॉर्म हुआ था? टू स्टेबलाइज इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम एंड रेगुलेट एज वेल, ठीक है, इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम को स्टेबलाइज करने के लिए और ऑब्वियसली रेगुलेट करने के लिए। तो अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेसल वन, बेसल टू एंड बेसल थ्री। तो बेसल वन जो आया था वो आया था 1988 में, ठीक है, कब आया था? 1988 में। फोकस ऑन क्रेडिट रिस्क, ठीक है, 8% ऑफ RWA फॉर मिनिमम कैपिटल, ठीक है। तो ये 8% ऑफ RWA क्या है उसको समझते हैं पहले। RWA का मतलब है रिस्क वेटेड एसेट, आएंगे इस पर। बेसल नॉर्म्स का मतलब सिंपल है कि टू मेंटेन कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, CAR, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को मेंटेन करना। ये कैसे निकलता है? उसको समझने के लिए पहले यहाँ देखना पड़ेगा कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कैसे निकलता है, CAR। तो CAR निकालने के लिए कैपिटल डिवाइडेड बाय RWA का कॉन्सेप्ट अभी यहाँ समझेंगे, इंटू 100 करके जो भी परसेंटेज आएगा वो हम लोग का CAR है, ठीक है। और कैपिटल में दो टाइप का कैपिटल इसमें आता है, शुद्ध कैपिटल मतलब Tier 1 कैपिटल, और दूसरा है अशुद्ध कैपिटल मतलब Tier 2 कैपिटल। देखते कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स, RWA। तो फॉर एग्जांपल यहाँ कुछ एसेट्स है, उसका अमाउंट है और उसका वेट है। तो कैश का जो अमाउंट है 10,000, यहाँ जितना भी सारा फॉर एग्जांपल 10,000 है, और वेट इसका कुछ भी नहीं रखा जाता है एज पर जो बेसल नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग इसका वेट कुछ नहीं है। तो RWA दोनों को मल्टीप्लाई करके आता है, तो जीरो आ गया। उसके बाद बैलेंस, ठीक है, तो 8,000 अमाउंट है, इसका भी वेटेज जीरो है, तो RWA जीरो आ गया। बैलेंस ऑफ RBI, गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट 5,000 का, वेटेज इसका भी जीरो है, तो ये भी जीरो आ गया। मेन खेला यहाँ से PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का 15,000 अगर अमाउंट है, उसका वेटेज 100% है। ठीक है, तो जितना भी अमाउंट रहेगा उसका 100% आ जाएगा, तो 15,000 यहाँ आया। एजुकेशनल लोन्स 10,000 का अगर है तो इसका भी वेटेज 100% है, तो 10,000 यहाँ आया। क्रेडिट कार्ड का अगर अमाउंट 20,000 है तो इसका भी वेटेज 100% है, 20,000 यहाँ आया। तो टोटल करके 45,000 आता है, और इसका अगर टोटल करेंगे पूरा तो आएगा 68,000, ठीक है। अब जो ये 45,000 आया है इसका 8% हमको एज ए कैपिटल यहाँ पर रखना पड़ेगा, जो कि हो रहा है 36 रुपये। और यही 8%, सॉरी 8 नहीं 6%, नहीं नहीं 8%, हाँ ठीक है, ठीक है बोले थे। तो 45,000 का 8% जो है 36 रुपये यहाँ पर रखना पड़ेगा, और यही 8% यहाँ पर दर्शा रहा है कि 8% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स फॉर मिनिमम कैपिटल। तो ये जो रिस्क वेटेड एसेट का जो अमाउंट आया था 45,000, उसका 8% रखना पड़ता है। तो ये बेसल वन नॉर्म्स में था। तो बेसल वन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है बेसल टू नॉर्म्स, 2004 में आया था। पहला आया था 1988 में, और दूसरा आया है 2004 में। इसमें 3 पिलर है, MS धोनी, ठीक है, ये पहला पिलर, ये दूसरा पिलर, और ये तीसरा पिलर, ठीक है, ये एक पिलर, ये दूसरा पिलर, और ये तीसरा पिलर। तो MSD, एम का मतलब है मिनिमम रेगुलेटरी कैपिटल एट द रेट 8% या फिर 9% इन इंडिया। तो मिनिमम रेगुलेटरी कैपिटल रखना पड़ता है 8% या फिर 9% इंडिया में। एस का मतलब हो गया सुपरवाइजरी रिव्यू, ये उन लोग के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है कितना होगा। डी का मतलब हो गया डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट और मार्केट डिसिप्लिन, ये भी उन लोग के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है।
तो जो इसका मेन फोकस है वो फोकस है क्रेडिट रिस्क के ऊपर, मार्केट रिस्क के ऊपर, ऑपरेशनल रिस्क के ऊपर, तीनों को मिला के कॉम्प्रहेंसिव रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं। जिसमें से जो टीयर वन कैपिटल है वो 6% होना चाहिए अगर 9% मेंटेन कर रहा है, और टीयर टू कैपिटल जो है वो 3% होना चाहिए, तो तब जाके जो 9% हो सी ए आर खड़ा हो पाएगा। अब यहाँ पे जैसे कि पढ़े कि टीयर वन कैपिटल एंड टीयर टू कैपिटल, तो टीयर वन कैपिटल में क्या क्या चीज़ आता है और टीयर टू कैपिटल में क्या क्या चीज़ आता है, इसको समझने का स्कोप ज़्यादा है नहीं, रटने का स्कोप ज़्यादा है, तो इसको बेहतर है कि रट लिया जाए। ठीक है, रटना उतना भी ख़राब नहीं होता। तो टीयर वन कैपिटल को शुद्ध कैपिटल भी बोलते हैं, जिसमें गोइंग कंसर्न कैपिटल के नाम से भी ये जाना जाता है। एक्चुअली दोनों ही, जो कैपिटल वो गोइंग कंसर्न कैपिटल ही है। तो क्या क्या चीज़ आ गया इसमें, पेड अप कैपिटल, स्टैट्यूटरी रिजर्व, डिस्क्लोज फ्री रिजर्व, कैपिटल रिजर्व्स, ये सब। एलिजिबल इनोवेटिव परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जिसको आई पी डी आई, यहाँ से आई पी डी आई, इनोवेटिव परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट, जिसका जो वेटेज है वो अप टू 15% होना चाहिए टीयर वन कैपिटल का। परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स पी एन पी एस, ठीक है, 3 and 4 कैन बी मैक्सिमम 40% ऑफ टीयर कैपिटल। तो ये जो है ये मैक्सिमम टीयर वन कैपिटल का 40% तक जा सकता है। अब टीयर टू कैपिटल में क्या क्या आता है, ठीक है, इसको हम लोग अशुद्ध कैपिटल के नाम से जानते हैं। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व एट ए डिस्काउंट ऑफ 55%, अनक्लोज्ड अनडिस्क्लोज्ड रिजर्व्स, जनरल प्रोविजन एंड लॉस रिजर्व्स, हाइब्रिड डेट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें परपेचुअल क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है, रिडीमेबल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है, रिडीमेबल क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है, सबऑर्डिनेट डेट, अनसिक्योर्ड डेट भी बोलते हैं इसको। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल 10 लाख का लोन, 10 लाख का, सॉरी सॉरी सर, टोटल जो नीड है वो 20 लाख का है, ठीक है, 20 लाख में 10,000 हो गया, 10 लाख जुगाड़ हो गया, ठीक है, और डेट ले लिए है 9 लाख का, तो जो एक्स्ट्रा 1 लाख लग रहा है वो 1 लाख हो गया सबऑर्डिनेट डेट, जो हेल्प करता है डेट अनसिक्योर डेट को कंप्लीट करने में। रिमेनिंग आई पी डी आई एंड पी एन पी एस जो ऊपर पढ़े थे हम लोग, वो टीयर वन कैपिटल के साथ एडजस्ट करना है। ये कुछ रटने वाला चीज़ है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, एम एस डी। तो हम लोग अभी इसमें पढ़ रहे, एक मिनट, बेसल टू नॉर्म्स है ना, बेसल थ्री, नयन साथियों, पेज कहाँ गया, हम फौजी इस देश की धड़कन है, इस दिल का अरमान माँ की तड़पन है। एक मिनट, पूरा करने चले ये अगन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो यहाँ पर ऊपर में कट गया, यहाँ पर जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं वो बेसल थ्री है, जो कि आया था 2010 में। ठीक है, तो बेसल थ्री में क्या है, जो एम वाला पार्ट है, मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल, टीयर वन कैपिटल 7%, टीयर टू मैक्स जा सकता है 2%, ठीक है, और मिनिमम हो गया 9% सी ए आर, जिसमें से मिनिमम रखना पड़ता है 2.5% एज कैपिटल कंजर्वेशन बफर इन द फॉर्म ऑफ कॉमन इक्विटी, 2.5%। तो टोटल जो सी आर रखना पड़ेगा वो हो जाएगा 11.5%। ये इंडिया के लिए है कि इंडिया के लिए जो सी आर आर रिक्वायर्ड है वो 11.5%। ठीक है, तो 11.5% सी आर आर मेंटेन करना पड़ेगा फॉर इंडिया, इंडिया के लिए। और ग्लोबल रिक्वायरमेंट इसका 10.5% है, ठीक है, उन लोग के लिए 8% है, 5.5% फ्रॉम टीयर वन एंड 2.5% फ्रॉम टीयर टू, और रेस्ट जो है सेम है।
और एस डी जो वाला पार्ट है वो बेसल 2 के जैसा बेसल 3 में भी सेम है। एक कंसेप्ट आता है यहाँ पर लीवरेज रेशियो का। लीवरेज रेशियो क्या होता है? ठीक है, टीयर वन कैपिटल डिवाइड बाय टोटल एसेट्स करके लीवरेज रेशियो आ जाएगा। डी एस आई बी एस, ये इंडिया के लिए मेंटेन करना पड़ता है मिनिमम 4.5% और ग्लोबली मेंटेन करना पड़ता है मिनिमम 3%। नेक्स्ट, काउंटर साइक्लिकल बफर 0 से 2.5% तक। देन लिक्विडिटी कवरेज रेशियो 2015 में इंट्रोड्यूस किया गया था बाय बेसल, इंटेंडेड टू प्रोवाइड इनफ कैश टू कवर। ठीक है, इतना कैश होना चाहिए कि हम लोग उसको कवर कर दे। किसको? फंडिंग नीड्स आवर ओवर ए 30 डे पीरियड ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस में 30 डे का जो 30 डेज पीरियड ऑफ स्ट्रेस, जो भी पीरियड ऑफ स्ट्रेस होगा ओवर 30 डेज, उसको हम लोग कवर कर सके कैश के थ्रू। तो इतना कैश तो होना चाहिए। तो कैसे निकलता है एल सी आर, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो? तो जितना का रिक्वायरमेंट है डिवाइड बाई 30 डेज इंटू 100, तो यहाँ पर आ गया 120। और ये भी हमेशा इक्वल टू या फिर मोर देन 100% होना चाहिए। नेक्स्ट है नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो, 1 ईयर होराइजन, 1 साल का पर्सपेक्टिव से निकाला जाता है। तो एम सी एफ आर कैसे निकालते हैं? फॉर एग्जाम्पल 1.5 ईयर का रिक्वायरमेंट है, डिवाइड बाई 1 ईयर इंटू 100, तो 150% आ गया। मिनिमम इसका 100% तो होना ही चाहिए मेंटेन। पूरा करने चले ये अगर, कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं तो दुश्मन के खिलते हैं। कैसे आंखें चार कर लूं, कैसे एतबार कर लूं, अपनी धड़कनों को कैसे इतना बेकरार कर लूं, कैसे तुझको दिल में दे दूं, कैसे तुझसे प्यार कर लूं। चलिए चलिए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए मैनेजमेंट। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है जो पैसा डुबा दिया बैंक का। ठीक है, तो जब तक अगर लेस देन या इक्वल टू 90 डेज तक अगर पैसा नहीं दे रहा है, तब तक वो परफॉर्मिंग एसेट होता है। लेकिन जैसे ही 91st डे हो गया और बैंक का कस्टमर पैसा पे नहीं किया, तो उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो कंडीशंस क्या है कि जो टर्म लोन है वो ओवर ड्यू हो गया है, मोर देन 90 डेज का पीरियड पार कर गया है, ओवरड्राफ्ट हो या कैश क्रेडिट हो, बिल ओवर ड्यू ओवर मोर देन 90 डेज। एग्रीकल्चरल लोन्स में थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया जाता है, क्योंकि एग्रीकल्चर में फसल के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर शॉर्ट ड्यूरेशन का फसल है तो नॉट पेड फॉर 2 क्रॉप सीजन्स तक, और लॉन्ग ड्यूरेशन है तो फॉर 1 क्रॉप सीजन्स तक। परफॉर्मिंग एसेट किसको बोलेंगे? ठीक है, परफॉर्मिंग एसेट का और एक नाम है स्टैंडर्ड एसेट्स। स्टैंडर्ड एसेट्स, ठीक है। तो रेगुलर, नो डिले, नो डिले। अच्छा, इसमें 3 कैटेगरी है। स्ट्रेस्ड, दो कैटेगरी में, पहले आ गया रेगुलर, दूसरा आ गया स्ट्रेस। तो रेगुलर में जो 3 टाइप होता है, नो डिले, जो कोई डिले नहीं कर रहा है, 0 डे डिले, ठीक है, जो जिसका डिले सिर्फ 0 डे का है। फॉर एग्जांपल, इसमें ईएमआई पेमेंट वगैरह आ गया। और स्ट्रेस में आ जाता है SMA 0, SMA 1, SMA 2। SMA का फुल फॉर्म है स्पेशल मेंशन अकाउंट। अगर वो SMA 0 का कैटेगरी में है, इसका मतलब वो 1 से 30 दिन के अंदर पैसा अभी तक नहीं दिया। SMA 1 में है तो 31 से 60 दिन, SMA 2 के अंदर है तो 60 से 90 दिन। नेक्स्ट है नॉन परफॉर्मिंग एसेट का कैटेगरी। तो इसमें भी 3 कैटेगरी आता है कि सब स्टैंडर्ड कैटेगरी की मोर देन 90 डेज, लेकिन अप टू 12 महीना, कि 90 दिन से ज़्यादा हो गया है और 12 महीना तक वो अगर पैसा नहीं दिया है, तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कौन सा कैटेगरी होगा? सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में आ जाएगा। डाउटफुल एसेट कब बोलेंगे? जब उसका मोर देन 12% होगा। तो कब से डेट जोड़ा जाएगा? जब से वो एनपीए करार दिया गया है। और थर्ड कैटेगरी है लॉस्ट एसेट, मतलब अब उसको रिकवर किया ही नहीं जा सकता एंड एट द एंड उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप टू टैकल एनपीएस, कि कैसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट को नॉन परफॉर्मिंग एसेट ना होने दिया जाए। डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स 1993 में स्टैब्लिश हुआ है कि ये रिकवरी ऑफ डेट ड्यूज बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को स्पीड अप एंड लोन रिकवरी, उसके लिए क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो CIBIL सिविल स्कोर भी जो बोला जाता है 2000 में इंट्रोड्यूस हुआ, क्रेडिट हिस्ट्री ट्रैक करने के लिए।
कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग CDR 2001 में इंट्रोड्यूस हुआ। एक्सटेंडेड रिपेमेंट मेथड, रिड्यूस इंटरेस्ट फॉर स्ट्रेस्ड कंपनीज, ठीक है, जो स्ट्रेस कंपनी है उसके लिए कुछ रिलैक्सेशन, रिड्यूसमेंट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में हेल्प करता है। SARFAESI एक्ट ये लागू किया गया था 2002 में। अलाउ बैंक को अलाउ करता है कि वो सीज कर सकता है, सेल कर सकता है सिक्योर्ड एसेट्स विदाउट कोर्ट या फिर DRT परमिशन के झमेला के बिना वो सीज कर सकता है और बेच सकता है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज ACRCS 2002 में स्टैब्लिश हुआ। खराब लोन मतलब जो बैड लोन्स है वो बैंक से ले लेता है और हेल्प करता है बैंक का बैलेंस शीट को क्लीन करने में। नेक्स्ट है 5:25 फ्लेक्सिबल रिफाइनेंसिंग स्कीम 2014 में आया। लॉन्ग टर्म रिफाइनेंस ऑफ इंफ्रा एंड कोर सेक्टर लोन्स 25 ईयर एमोटाइजेशन, रीफाइनेंसिंग एवरी 5 ईयर, हर 5 साल में रिफाइनेंस करना है, रिव्यू करना है लोन को 5 साल के गैप में। 5:25 विच इक्वल टू 1:5, मतलब 5 साल में एक बार रिव्यू करेंगे। नेक्स्ट जॉइंट लेंडर्स फोरम, JFF, जॉइंट लेंडर्स फोरम JFF 2014 में स्टैब्लिश हुआ था। ऑल लेंडर्स जॉइंटली वर्क ऑन रीस्ट्रक्चरिंग प्रिवेंट मल्टीपल बैंक्स फ्रॉम टेकिंग डिफरेंट एक्शन ऑन सेम बोरोवर्स। अब एक ही बोरोवर है और अलग अलग बैंक एक साथ मिलकर उसके ऊपर एक्शन ले रहा है, तो इससे बचने के लिए, मतलब ये कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू से। मिशन इंद्रधनुष 2015 में आया था। एसेट क्वालिटी रिव्यू ADR 2015 में आया था। RBI इंस्पेक्ट्स टू आइडेंटिफाई हिडन NPS, जो हिडन NPS है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड IBC 2016 में आया था। रेजोल्यूशन प्लान बाय NCLT, ठीक, मतलब ये हैंडल करता है NCLT, इसका फुल फॉर्म था नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, ठीक है, ये हैंडल करता है। एक 9 नंबर इधर है, स्ट्रेटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग 2015 में आया। लोन टू इक्विटी कन्वर्जन, ठीक है, लोन को कन्वर्ट कर देता है इक्विटी बेसिस में, इक्विटी में कन्वर्ट करता है। तो ये सारे स्टेप्स है कि कैसे NPA को NPA ना होने दिया जाए, लेकिन जो होना है वो तो हो के रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का फाइनेंशियल मार्केट। एक हो गया मनी मार्केट, एक हो गया कैपिटल मार्केट। ये बेसिक क्लास 12 से सबको पता होता है। कैपिटल मार्केट में एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी। मनी मार्केट रिफॉर्म, ये याद रखना है कि ये इसमें दो कमेटी था मनी मार्केट रिफॉर्म्स में, वागुल कमेटी और चक्रवर्ती कमेटी। तो ये दो नाम रिलेटेड है मनी मार्केट से, वागुल कमेटी, चक्रवर्ती, वागुल चक्रवर्ती। तो इसका इंस्ट्रूमेंट्स देखते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। तो एक होता है कॉल मनी जो 1 दिन का बोरोइंग होता है, नोटिस मनी 1 से 14 दिन का बोरोइंग, टर्म्स मनी 14 से 365 दिन का बोरोइंग। टी बिल, ट्रेजरी बिल या फिर इसको जीरो कूपन बॉन्ड भी बोलते हैं, RBI द्वारा इसको इशू किया जाता है, डिस्काउंट में रिडीम किया जाता है पार में। एक इसमें टर्म आता है गिल्ट एज, जो कि गोल्डन पेजेस या फिर एक डॉक्यूमेंट का गोल्डन पेजेस को बोला जाता था ब्रिटिश के टाइम पर, ये ब्रिटिश का टर्म है। COD, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट नेगोशिएबल अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है, इशूड बाय शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। एंड ये मैच्योरिटी होता है इसका 7 दिन से 1 साल का। लेकिन अगर ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का बात करें या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अगर इसको इशू करता है तो नॉट लेस देन 1 ईयर एंड नॉट लेस देन 1 ईयर एंड नॉट मोर देन 3 ईयर का मैच्योरिटी पीरियड है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज या कमर्शियल बिल एक हो गया, सिंपल है। कमर्शियल पेपर 1990 में इंट्रोड्यूस हुआ था, मैच्योरिटी 7 दिन से 1 साल तक। रीपर्चेस एग्रीमेंट, जिसको रेपो के नाम से ही जाना जाता है। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड हो गया, बैंकिंग एक्सेप्टेंस हो गया, तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। नेक्स्ट है कैपिटल मार्केट, रेगुलेट किया जाता है सेबी के द्वारा, ठीक है। इसमें फॉर एग्जांपल आ गया शेयर, डिवेंचर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड, डेरिवेटिव्स, फॉरवर्ड फ्यूचर ऑप्शंस। प्राइमरी मार्केट जो पहली बार इशू किया जाता है एक मार्केट में, तब उसको IPO बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो ये फर्स्ट इशू होता है इन स्टॉक एक्सचेंज।
दूसरा है सेकेंडरी मार्केट, तो सेकेंड टाइम या सेकेंड हैंड शेयर्स वगैरह आ जाता है। कुछ टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स देख लेते हैं कि किस किस टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं एक स्टॉक मार्केट में। RII रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो अप्लाई करता है शेयर 2 लाख तक, कोटा होता है उसका 35% ऑफ इशू। NII नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जिसका अप्लाई कर सकता है मोर देन 2 लाख, और जो शेयर है वो 15%। QIB क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स 15% जनरली उसका कोटा है। आसबा मतलब ये मतलब इन्वेस्टर नहीं है, एक फॉर्म है। पहले के ज़माने में जैसे एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल होता था, अभी आसबा चलता है। एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट, जिसमें अमाउंट पहले ही ब्लॉक हो जाता है, जैसे जैसे शेयर मिलते जाता है वैसे वैसे पैसा डेबिट होते जाता है, इस ब्लॉक अमाउंट से वो पैसा कटते जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो स्टॉक एक्सचेंज जहाँ पर सिक्योरिटीज़ का खरीदना बेचना होता है। सबसे पहला और सबसे बड़ा जो स्टॉक एक्सचेंज है वो BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में है। 1875 में स्टैब्लिश हुआ था, एशिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। और पहले इसका नाम था द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स। डिपॉजिटरी है इसका CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। इसका जो इंडेक्स है वो है सेंसेक्स सेंसिटिविटी इंडेक्स, जो आया था, इंट्रोड्यूस हुआ था 1986 में, जिसका मतलब है टॉप 30 एक्सचेंज ट्रेडिंग कंपनी। टॉप 30 कंपनी का डेटा लेके ये काम करता है। 2017 में BSE जो है फर्स्ट लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, पहला स्टॉक एक्सचेंज बना इंडिया में जो लिस्टेड था। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में है। 1992 में इंट्रोड्यूस हुआ। डिपॉजिटरी इसका NSDL नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, 1995 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था। इंडेक्स इसका निफ्टी 50, निफ्टी का मतलब है नेशनल 50, टॉप 50 कंपनी को लेके काम करता है ये, और ये टॉप 30 कंपनी। फिर एक टॉपिक आ जाता है फाइनेंशियल इंक्लूजन का। इसका मतलब है डिफाइन एज द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, कि कैसे आम जनता को अवेयर किया जाए कि कैसे एक्सेस करना है फाइनेंशियल सर्विस को। इसका कमेटी है, और कमेटी का चेयरमैन है डॉक्टर C रंगाराजन। तो रंगाराजन रिलेटेड है फाइनेंशियल इंक्लूजन से, रंगाराजन। ठीक है, RBI 2008 में आया था। कॉज क्या है फाइनेंशियल इंक्लूजन का, कि लैक ऑफ सरप्लस इनकम, लैक ऑफ ट्रस्ट, हाई ट्रांजेक्शन कॉस्ट, नॉट सुटेबल टू कस्टमर्स रिक्वायरमेंट, लैक ऑफ अवेयरनेस, पुअर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, रिमोटनेस ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड। दीज आर बेसिक पॉइंट्स। RBI फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जो इंट्रोड्यूस हुआ था 2021 में, और इसका जो स्केल है वो बिटवीन 0 to 100। और करेंटली दिसंबर 2025 के डेटा के अनुसार इंडिया का जो इंडेक्स है ये फाइनेंशियल इंक्लूजन वाला, वो 67 पर खड़ा है अभी, विच इज़ क्वाइट गुड। तीन बेसिस है इसका, एक्सेस, यूसेज और क्वालिटी। एक्सेस का वेटेज है 35, यूसेज का 45, क्वालिटी का 20। एक्सेस में अवेलेबिलिटी ऑफ बैंकिंग एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है। यूसेज में सेविंग्स, क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट, पेंशन, UPI का सारा यूसेज आ गया, कितना कौन यूज़ करता है। और क्वालिटी में आ जाता है लिटरेसी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इनक्वालिटी। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये एकदम रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है, 2025 से 2030 तक के लिए एप्लीकेबल है। नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन NSFI 2025 से 2030 के लिए ये डिज़ाइन किया गया। इसमें 5 पंच ज्योति, 5 स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स है। कौन कौन से? इक्विटेबल एंड अफोर्डेबल फाइनेंशियल सर्विसेज। सेकंड, जेंडर सेंसिटिव एंड विमेन लेड ओरिएंटेड, मतलब विमेन ओरिएंटेड। थर्ड, लिवलीहुड एंड स्किल इकोसिस्टम सिनर्जी। फोर्थ, फाइनेंशियल एजुकेशन एंड डिसिप्लिन। फिफ्थ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड ग्रीवांस रिड्रेसल। ये सब 5 स्ट्रेटेजी है, पंचज्योति नाम दिया गया है इसको। FI इंडेक्स का कंपोनेंट क्या क्या है? ABC एक्सेस सब इंडेक्स, जिसको सप्लाई साइड है, इसका टोटल सप्लाई साइड बोल सकते हैं आसान आसान समझने के लिए। तो इसका 26 इंडिकेटर है। बैंक ब्रांच हो गया, पोस्ट ऑफिस, म्यूचुअल फंड, ये सब आ जाता है इसमें, म्यूचुअल फंड का सब्सिडीज वगैरह। यूसेज डिमांड में अगर देखा जाए तो ये डिमांड साइज की तरफ से 52 इंडिकेटर्स है इसमें। क्रेडिट अकाउंट आ गया, UPI आ गया, DBT आ गया, सेविंग, इंटरेस्ट। क्वालिटी सब इंडेक्स में 19 इंडिकेटर्स, मतलब 26 56 52 19, 26 52 19। ठीक है, सप्लाई में 26, डिमांड में 52, और क्वालिटी में 29, 19 19। फाइनेंशियल लिटरेसी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन वगैरह आ जाता है। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक एक आ जाता है, ये बैंक और नॉन
बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एनबीएफसी में क्या डिफरेंस क्या है कि एक बैंक जो है वो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, लेकिन एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता। और ये जो आया था ये आया था शाह कमेटी के द्वारा। तो शाह कमेटी किससे रिलेटेड है? एनबीएफसी से। दूसरा जो है पार्ट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट बैंक करता है लेकिन एनबीएफसी नहीं करता है। डेबिट क्रेडिट कार्ड बैंक इशू करता है, एनबीएफसी नहीं करता है। सीआरआर एसएलआर मेंटेन करता है बैंक, नहीं, एनबीएफसी नहीं करता है। बैंक जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को फॉलो करता है, ये आरबीआई एक्ट को फॉलो करता है। नेक्स्ट लास्ट पेज में आ गए हम लोग। स्मॉल फाइनेंस बैंक किसको बोलते हैं, पेमेंट बैंक किसको बोलते हैं, कमर्शियल बैंक क्या होता है? फुल सर्विस देगा, जो बैंक फुल सर्विस देगा, लोन देगा बोरोवर्स को, स्मॉल बोरोवर्स को, तो उसको बोलेंगे स्मॉल फाइनेंस बैंक। पेमेंट बैंक जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया, बेसिक बैंकिंग फैसिलिटी देता है। और फुल सर्विस बैंक मतलब कमर्शियल बैंक जो आमतौर पर हम लोग यूज़ करते हैं। मिनिमम पेडअप कैपिटल अगर बैंक खोलना है तो हमको स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलना है तो 200 करोड़ का पेडअप कैपिटल चाहिए। पेमेंट बैंक खोलना है तो 100 करोड़ का, और कमर्शियल बैंक खोलना है तो 500 करोड़ का। बहुत कम अमाउंट है। अगर किसी के पास 500 करोड़ रुपए है तो आराम से खुल सकता है बैंक। लेंडिंग का काम स्मॉल फाइनेंस बैंक करता है, एयरटेल मतलब पेमेंट बैंक नहीं करता है, कमर्शियल बैंक करता है। डिपॉजिट स्मॉल फाइनेंस बैंक करता है, पेमेंट बैंक भी करता है लेकिन सिर्फ सेविंग एंड करेंट अकाउंट में, कमर्शियल बैंक पूरा करता है। डेबिट क्रेडिट कार्ड स्मॉल फाइनेंस बैंक देता है। हम्म, अच्छा, ये पूरा डिपॉजिट जो था ना ओनली सेविंग एंड करेंट में ही ये कर सकते हैं, एफडी आरडी नहीं कर सकते। मैक्सिमम सिर्फ 2 लाख पर कस्टमर तक ही कर सकते हैं। डेबिट क्रेडिट कार्ड स्मॉल फाइनेंस बैंक कर देता है, पेमेंट बैंक नहीं देता है, कमर्शियल बैंक देता है। टारगेट सेगमेंट रूरल स्मॉल बोरोवर्स। तो इसमें तो है नहीं। और जो कमर्शियल बैंक है उसमें तो आते ही है रूरल कस्टमर। सीआरआर एसएलआर स्मॉल बैंक भी करता है मेंटेन, पेमेंट बैंक का कोई ऐसा है नहीं। और कमर्शियल बैंक भी करता है। फॉरेन एक्सचेंज स्मॉल वाला करता है, इसका कुछ ऐसा है नहीं, और कमर्शियल बैंक भी करता है। अब कुछ डेट से जो रटना पड़ेगा यहाँ पर, रटने के अलावा और कोई रास्ता है नहीं। इसको बार बार पढ़े, एक बार तो पढ़ने से होगा नहीं, इसको पढ़ते पढ़ते याद करना पड़ेगा। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बैंक जो एग्जाम्स में आता है, तो भारत का सबसे पहला बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, 1770 में आया। बैंक ऑफ कैलकाटा 1806 में आया, जिसका नाम फिर 1809 में बैंक ऑफ बंगाल हो गया था। फिर बैंक ऑफ बॉम्बे आया 1840 में, बैंक ऑफ मद्रास आया 1843 में। और बैंक ऑफ कैलकाटा, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास को फिर एक साथ लेके बना दिया गया प्रेसिडेंसी बैंक। और फिर उसका नाम दे दिया गया इम्पेरिकल बैंक ऑफ इंडिया, जो आया था 1921 में। आरबीआई स्टैब्लिश हुआ 1935 में। आरबीआई नेशनलाइज्ड हुआ 1949 में। एसबीआई 1955 नेशनलाइज हुआ था 1969 में। आईसीआईसीआई 1955 में। आईसीआईसीआई बैंक आया था 1994 में। सिडबी आया था 1990 में। नाबार्ड आया था 8 जुलाई 1982, 8 जुलाई 1982। एक्सिम बैंक आया था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक आया था 1 जनवरी 1982। दोनों का डेट सेम है, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये 8 जुलाई है और ये 1 जनवरी 1982 है। एनएचबी आया था 1988 में। आईएफसी आया था 1948 में। आईडीबी आया था 1964 में। आईआईबी आया था 1971 में। और यहाँ तक अभी जो हम लोग 5 नंबर से लेकर के 16 तक डिस्कस किया वो सारा डेवलपमेंट बैंक है। आरआरबी आया था 1975 में। एसएफबी आया था 2015 में। यूटी आया था 1963 में। पंजाब नेशनल बैंक आया था 1894 में। बहुत पुराना बैंक है। स्कीम्स का बात करते हैं तो प्रधानमंत्री जनधन योजना आया था 2015 में। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आया था 2015 में। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना आया था 2015 में। अटल पेंशन योजना आया था 2015 में। पीएम मुद्रा योजना आया था 2015 में। तो बेसिकली महिला समृद्धि योजना में आया था 2015 में। किसान क्रेडिट कार्ड भी आया था 2015 में। मेजोरिटी वाला चीज़ 2015 में आया। स्टैंड अप इंडिया स्कीम आया था 2016 में। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई, पेटीएम करो, ये सब ये जो अभी मोस्ट चलता है, एनपीसीआई के द्वारा लाया गया था 2016 में।
एंड लास्ट टॉपिक आज का कमिटीज़। हिल्टन यंग कमीशन 1926 में, रूरल बैंकिंग कमीशन 1954 में, गाडगिल कमीशन 1969 में, गोयपोरिया कमीशन 1990 में, नरसिम्हा फर्स्ट 1991 में, तारापुर कमीशन आया था 1997 में, नरसिम्हा कमेटी 2 आया था 1998 में, रंगाराजन 2008 में, खंडेलवाल कमीशन 2010 में, नचिकेत मोर 2014 में, उषा थ्रोट 2005 में, पीजे नायक 2014 में, शोर कमेटी 1979 में, सुखमोय चक्रवर्ती 1982 में, वागल कमेटी मतलब जो हम लोग वागल चक्रवर्ती जो था 1987 में, वागल केलकन आया था 2002 में, दामोदरन आया था 2009 में। तो इसको बार बार देख देख के पढ़ के याद करना पड़ेगा। तो इसी के साथ हम लोग का बैंकिंग का भी मैराथन कंप्लीट हो गया है। आई होप अच्छा लगा होगा। लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर देना दोस्तों। मिलते हैं फिर अगले यूनिट के रिवीजन में। थैंक यू सो मच।